हाँ ठीक है। लीवर स्टार्ट किए हैं। लीवर लीवर में 3 कंपोनेंट्स हैं। एक होता है फलक्रम, एक होता है लोड, एक होता है एफर्ट। फलक्रम का सीधा समझना है कि जहाँ पेच लगेगा, एफर्ट जहाँ बल लगाएंगे, लोड जहाँ वस्तु रखाएगी। ठीक है। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है, ये ध्यान रखना। किसके सिद्धांत पे? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे उत्तोलक काम करता है। तो हम अभी पिलास लिए हैं और कैंची लिए हैं, तो इसमें पेंच कहाँ लगेगा? बीच में ना। कहाँ? बीच में। बीच में। और लोड कहाँ आएगा? आगे। और बल कहाँ लगाएंगे आप? पीछे। दाबेंगे पीछे से ना। पीछे। तो ये हो जाएगा लीवर का फर्स्ट। इसमें आ जाएगा, इसमें एग्जाम्पल ही पूछता है तो कैंची पिलास आ जाएगा। कौन आ जाएगा? कैंची कैंची है, पिलास। पिलास। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में देखिए, एक नींबू निचोड़ने की मशीन देखे होंगे सिकंजी वाला के पास, देखे हैं? पेंच कहाँ हाँ, लगता है, आगे कि पीछे? बीच में। बीच में लगता है आगे। उसमें। आगे। आगे लगता है। बीच में क्या रहता है? लोड। क्या रहता है? लोड। अच्छा। बीच में हम लोग हाँ। नींबू को धरते हैं। बल कहाँ से लगाते हैं? पीछे से। पीछे। अब एक रोटी बनाने का या पूड़ी बनाने का मशीन भी आया है, उसमें भी पेंच कहाँ लगता है? आगे। 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 बीच में आटा रखाएगा। ठीक है। बल लगेगा, लेकिन बल अब उसमें तो बीच में लगता है। हाँ, लोड जहाँ पे आटा धरेंगे वहां पे लोड लोड होगा, बल पीछे लगेगा। तो ये किस श्रेणी का उत्तरक है? द्वितीय श्रेणी का। अब तीसरा एग्जाम्पल समझिए। सरौता देखे हैं जिससे रोटी आप लोग पलटते हैं? आप लोग तो यूज किए होंगे, चिमटा जिसको बोलते हैं। हम्म। देखिए उसमें जो श्रोता द्वितीय पेंच रह, श्रेणी का है। चिमटा बोल रहे हैं, चिमटा। सरौता तो वो है नींबू निचोड़ने की मशीन को बोलते हैं, चिमटा वही बोले। तो। चिमटा में पीछे पेंच लगता है। कहाँ? पीछे। पेंच पीछे। आ एफर्ट लगाएंगे बीच में, आ लोड रहेगा आगे। रोटी कहाँ रहता है? आगे। आगे। तीनों क्लियर हुआ? हो गया। तब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग न्यूटन के गति के नियम में। अब देखिए, ग्रहों का गति का नियम दिया था केपलर। इसके 2 नियम हैं। कौन कौन है? तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया हुआ है। तो एफ बराबर हम कई बार बताए हैं, G m1 × m2/r²। m1 मासों के गुणनफल के समानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसको भी ध्यान रखें। फिर है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब वैसा वेग जिस वेग से हम फेंके तो वो पृथ्वी पर लौट के ना आए, तो उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। किसी को फेंकना है तो सरल लोलक याद रखिएगा। टी बराबर 2 पाई √L/g इसकी आवर्तकाल होता है। किसी भी लोलक का आवर्तकाल बोलेगा तो 2 सेकेंड्स। इसमें छोटी जी का मान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। ध्रुव पर कितना होता है छोटी जी का मान? अधिकतम। विषुवत रेखा पर न्यूनतम। ठीक है। ध्रुव से पृथ्वी की ओर आएंगे या केंद्र की ओर आएंगे, जी का मान क्या होगा? घटेगा। केंद्र से ध्रुव की ओर जाएंगे, जी का मान बढ़ेगा। बढ़ेगा। केंद्र में जी का मान 0 होता है। यही सब क्वेश्चन है। घूर्णन गति बढ़ाएंगे, जी का मान घटेगा। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है? ब्रह्मगुप्त। भारत का न्यूटन बोला जाता है इन्हें। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजक न्यूटन। न्यूटन।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? न्यूटन। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, से एक सेब को छोड़ा जाए तो क्या होगा? उसी गति में गतिमान होगा। ठीक है। ईसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? ऊर्ध्वाधर केंद्र के अंदर है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो हो उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल उसका 1/4 भाग, क्योंकि ये उल्टा रिलेशन है। G बराबर m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। अब नीचे r के जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1/2 होगा जी। आर स्क्वायर है तो 1/4। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो उसका भार होगा अपरिवर्तित। दिमाग आप लोग को लगता है काम करना बंद कर दिया है यहाँ बहन। डेली बेसिस होता है क्या? एक पंख हो जाए, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होंगे? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी एक साथ पहुंचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, ये देखिए बोला है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान, सब एक साथ गिरेगा, ये हवा गलती में दिया। तो लोहा न होगा अच्छा, ये भाई। हवा में दिया है। ठीक है। हाँ, निर्वात हवा नहीं में। लिखा रहे तब तक लगी आप निर्वात मानेंगे, कुछ नहीं लिखा रहे तो। लेकिन ये चूंकि लिख दिया है हवा में, तो लकड़ी की गेंद इसमें बाद में गिरेगा, लोहा की गेंद पहले गिरेगा। इसको ध्यान रखना। ठीक है। फिर है, एक 10 kg का है और एक 1 किलोग्राम का है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई के साथ एक साथ गिराया जाता है। कुछ नहीं लिखा है, मतलब कहने का मतलब क्या है? निर्वात है, निर्वात में दोनों एक साथ गिरेगी। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, सही है गलत है? तो सही है। सही है। और चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गलत है। गलत है। ठीक है। बड़ी देर के बाद बोल रहे हैं जी, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, कौन सा आंसर होगा? यही होगा, ध्रुव पर पर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। ज्यादा। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? कम होगा। घट जाएगा। और बाकी सब गणित है तो गणितवा छोड़ देते हैं। आप लोग तो गणित के महारथ विद्यार्थियों में से एक हैं। भारहीनता होती है। कौन ठीक है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, क्या? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। गणित तो जानते ही ना आप लोग भी। बिल्कुल भी नहीं। नहीं। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति जानते हैं आप लोग। गणित गणित मान के चल रहे हैं कि आप लोग जानते हैं। बताइए, कह रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति में हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या है? शून्य है। ठीक है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। नहीं, द्रव्यमान वहीं रहेगा, बाहर क्या होगा? शून्य होगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण
उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पीडीएफ तो दिए हैं, पीडीएफ खोल के रखिए। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो उपग्रह एक केंद्राभिमुख बल हो जाएगा। अब केंद्रीय बल में वही है, क्रीम निकालना, और एक और कौन सा बताए थे? दो बताए थे ना जी, वॉशिंग मशीन। एक क्रीम निकालना और एक वॉशिंग मशीन। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, वह केंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट है, प्रकृति के ज्ञात बलों के 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं होगा? एक गुरुत्व जो है ये चारों में सबसे प्रबल बोला है, ये गलत है, कमजोर बल है। ठीक है, गुरुत्व बल सबसे कमजोर बल है, जबकि नाभिकीय बल जो है मजबूत बल है। किसी लिफ्ट में कभी गए हैं? मान लीजिए लिफ्ट में बैठे हैं, तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति अपना भार कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होगा? जब ऊपर की ओर जाएगा तो त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, त्वरित गति से नीचे आए तो घटा हुआ। लोलक का आवर्त काल किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर। T बराबर 2 π√L/g। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिन में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। फिर है नेक्स्ट, एक लड़की को झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्त काल क्या होगा? वो कम जाएगा। क्या हो जाएगा? कम जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। ए है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझें। देखिए एसएचएम में क्या होता है ना, मध्य बिंदु पर वेग और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, बाद बाकी जितना आएगा सब जीरो, और लास्ट बिंदु पर जो बोलेगा ये हो जाएगा विस्थापन और त्वरण मैक्सिमम, और वेग और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जब गोला मध्य मान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाएगा। सही है? क्या दिया? सही है ना जी? अरे सही है ना। दूसरा है कि हम आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, सही है कि गलत है? तो ये भी सही है, 2 बार वेग को प्राप्त करता है, एक बार जाते समय एक बार आते समय। एक दोलन बोल रहा है ना, एक गोलक मतलब पूर्ण एक कंप्लीट दोलन में 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, सही है। तीसरा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। देखिए गति तो शून्य होगा लेकिन त्वरण मैक्सिमम, तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं जी? त्वरण मैक्सिमम होता है अंतिम स्थिति में। फिर एसएचएम का दोलन आयाम के समय के साथ साथ कम होता जाता है। हाँ ठीक है, दोलने आयाम के साथ समय समय पे कम होता जाता है, तो ये सही है। तो 1, 2 और 4 इसका सही है। बुझाया? नीचे दिया हुआ है, सरल आवर्त गति में पिंड मध्यमान स्थिति में गुजरेगा तो वेग मैक्सिमम, गति ऊर्जा मैक्सिमम, स्थिति ऊर्जा शून्य, त्वरण शून्य, तो कोई बल नहीं। जब अंतिम बिंदु चरम स्थिति भी दिए हुए हैं, वेग और गति ऊर्जा को छोड़ के बाकी सब अधिकतम। प्रत्यानयन बल बोल ले चाहे कुछ भी बोल ले, सब अधिकतम। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, ग्रीष्मकाल या शीतकाल? शीतकाल। छोटी हो जाती है इसका आवर्तकाल क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। लंबाई छोटा तो आवर्तकाल भी छोटा। जब ग्रीष्म काल में आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए धीरे हो जाती है। शीतकाल वाला क्वेश्चन पूछा है, तीव्र गति से चल सकती है किस काल में? शीतकाल में। कोई वर्षा ऋतु मत से शुरू किए थे।
9.5। वाह, पृथ्वी का पलायन वेग बोलेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? हाँ, वो वापस वापस पृथ्वी आएगा पर आ ना। जाएगा। हाँ, 11.2 से कम है तो हाँ, वापस पृथ्वी पर उससे उससे ज्यादा होता है तो अरे नहीं आता। आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन आप लोग नहीं बता रहे हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इन पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्गमूल मुद वेग से कम होता है। ये सही है। अब दो, पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम हाँ, ये वेग से एस्केप कम। वेलोसिटी होता है, अंडर रूट जीएम बटा करके कुछ होता है, आर ई करके फार्मूला है इसके वेलोसिटी का। 2-3 कंडीशनल फार्मूला है इसमें, मिलेंगे, उसी में से पूछा। चंद्रमा के लिए एस्केप वेलोसिटी 2.4 होता है। मून के लिए कितना? 2.4। 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। और इसी में बताएं अभी हम अर्थ के लिए 11.2। इसी में बताएं एक होता है सन के लिए भी। सन के लिए कितना होता है? याद नहीं आ रहा है। 42.6। हाँ, कुछ ऐसे ही करके होगा। कितना होगा जी? 46.2 है। 46.2। मिल ही जाएगा। अब देखिए नीचे दो वाक्यांश दिए गए। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, सही है या गलत है? तो सही है। ज्वाला कैसे उत्पन्न होगा? ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ये भी सही है। मतलब दोनों सही है। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस बार टफ आएगा पेपर। बाहरीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती को ज्वाला का आकार हो जाएगा क्या? गोलाकार। याद रखिएगा। बाहरीनता समझे जी? अब हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? स्थूल पदार्थों के गुण, प्रत्यास्था वगैरह, इलास्टिसिटी। पेज नंबर 38 है।